प्रकाश बुरी तरह कांप रहा था। वो गिड़गिड़ा कर रहम की भीख मांगने लगा। फिर इससे पहले कि हुमायूं मिर्जा फायर करता, तैमूर उस पर झपट पड़ा। फिर एक जोरदार धमाका हुआ और गोली सामने वाली दीवार में पेवस्त हो गई। तैमूर ने हुमायूं मिर्जा का रिवॉल्वर वाला हाथ दोनों हाथों से पकड़ रखा था और रिवॉल्वर का रुख छत की तरफ था। फिर उसने उछलकर हुमायूं मिर्जा के मुंह पर टक्कर मारी। उसके साथ ही उसके हाथ को जोरदार झटका दिया। रिवॉल्वर हुमायूं मिर्जा के हाथ से निकल गया। मैं इस दौरान में आराम से बैठा तमाशा देखता रहा। मैं जानता था कि तैमूर उससे अकेला ही निमट लेगा। मेरा ध्यान उन दोनों की तरफ कम और विजय की तरफ ज्यादा था। हुमायूं मिर्जा को मगलूब होते देखा तो विजय ने फुर्ती से रिवॉल्वर निकाल लिया और चीख कर बोला, स्टॉप इट। उसने ये कहते हुए तैमूर की तरफ एक फायर झोंक दिया। गोली तैमूर को छुए बगैर सामने वाली दीवार में पेवस्त हो गई। शायद उसने जानबूझकर तैमूर को जख्मी करने से गुरेज किया था। इससे पहले कि वो दूसरा फायर करता, मैंने तकिया उठाकर उसके मुंह पर दे मारा। वो हड़बड़ा कर रह गया। मेरे लिए इतनी ही मोहलत काफी थी। मैंने उछलकर विजय को दबोच लिया और उसकी दाईं कलाई को जोरदार झटका दिया। रिवॉल्वर उसके हाथ से निकलकर दूर जा पड़ा। विजय ने रिवॉल्वर की परवाह किए बगैर मेरे पेट में पूरी कुव्वत से घुटना दे मारा। तकलीफ की शिद्दत से मैं दोहरा हो गया। मौका देखकर विजय ने राउंड किक मारी। मैं उलटकर फर्श पर जा गिरा। तैमूर के बाद विजय वो पहला शख्स था जिसने मुझे दिन में तारे दिखा दिए थे। अरसे के बाद मुझे कोई मजबूत हरीफ मिला था। मैं फर्श पर औंधे मुंह गिरा तो विजय ने खड़े खड़े गर्दन को दोनों पैरों में जकड़ लिया। मैंने उसे किक मारना चाही तो उसने दोनों हाथों से मेरे पैरों के दोनों पंजे जकड़ लिए। अब सूरत हाल ये थी कि मेरा चेहरा फर्श की तरफ था। गर्दन विजय ने दोनों पैरों में जकड़ रखी थी और मेरे दोनों पांव कमान की शक्ल में उसकी गिरफ्त में थे। मेरे दोनों हाथ अलबत्ता आजाद थे। मैंने बाएं हाथ पर अपने जिस्म को बैलेंस किया और दाएं हाथ से उसके घुटने पर हल्की सी जर्ब लगाई। मैं चाहता तो एक ही वार में उसका घुटना तोड़ देता, मगर मैं इतने बेहतरीन फाइटर को नाकारा नहीं करना चाहता था। मेरी हल्की सी जर्ब भी उसके लिए काफी थी। फौरन ही उसके पैरों की गिरफ्त मेरी गर्दन पर ढीली पड़ गई। गर्दन आजाद होते ही मैं बंदर की तरह उल्टी कलाबाजी खा गया। इस दौरान में उसका हाथ मेरी गिरफ्त में आ गया। मैंने उसका हाथ पकड़कर खींचा और वो मेरे नजदीक आया तो मैंने अपना मखसूस दाव इस्तेमाल किया और पुश्त से उसकी गर्दन दबोच ली। विजय ने बहुत हाथ पांव मारे मगर मेरी गिरफ्त से निकलने में कामयाब न हुआ। जरा सी देर में वो हाँफने लगा। इस दौरान में कांता विजय का रिवॉल्वर उठा चुकी थी। उसने वो रिवॉल्वर मेरी तरफ उछाल दिया। मैंने रिवॉल्वर बाएं हाथ से झपट लिया और उसकी नाल विजय की कनपटी पर रख दी। मैंने डपट कर कहा, बस अब खेल को खत्म समझो। हुमायूं मिर्जा और तैमूर दोनों ही लहूलुहान हो रहे थे। मैंने हुमायूं मिर्जा से कहा, बस कीजिए कमिश्नर साहब, अब बाजी पलट चुकी है और मेरा निशाना बहुत कम खता होता है। दरवाजे की तरफ से कोई करख्त लहजे में बोला, ये तो मैं भी जानता हूँ, यही खामी मुझ में भी है। मेरा भी निशाना खता नहीं होगा, इसलिए प्लीज आप लोग हाथ उठा लें। मैंने हाथ बुलंद करके दरवाजे की तरफ देखा। वहां दरमियाने कद और गठे हुए जिस्म का एक आदमी राइफल लिए खड़ा था। मैंने तहकीरामेज़ अंदाज में राइफल वाले को मुखातिब किया, कहा, आपकी तारीफ? वो गुर्रा कर बोला, मेरे बारे में कमिश्नर साहब से पूछो। मैंने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा, क्यों तुम्हें खुद बताते हुए शर्म आ रही है? मैं उसे बातों में उलझा कर काबू करना चाहता था। वो तंजिया लहजे में बोला, बहुत ज्यादा चहक रहे हो, मेरा नाम सुनोगे तो दहशत से कांपने लगोगे। मैंने मजे का खेज अंदाज में कहा, अरे तो सुनाओ ना अपना नाम। बहुत अरसे से मैंने कोई हॉरर मूवी नहीं देखी, इसी बहाने थोड़ा कांप लूंगा। मेरी बात सुनकर तैमूर ने बेसाख्ता कहकहा लगाया। राइफल वाले ने घूर कर उसकी तरफ देखा मगर वो मेरी तरफ से गाफिल नहीं था। अचानक कांता ने तकिया उठाकर उसके मुंह पर दे मारा। उसने एक हाथ बुलंद किया और तकिए को वॉलीबॉल की तरह पीछे की तरफ उछाल दिया। फिर वो कांता की तरफ देखे बगैर गुर्रा कर बोला, तुम अभी बच्ची हो, अपने कद से बड़ी हरकतें मत करो वरना पछताओगी। मैंने झुककर कहा, है ना ये बच्ची? यही बात मैं इसे काफी अरसे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर इसकी खूबसूरत खोपड़ी में तो शायद दिमाग ही नहीं है। कांता ने दूसरा तकिया उठाकर मेरे मुंह पर मारा और चीखती हुई मुझे मारने को बढ़ी। बोली, तुम सबके सामने मेरी बेइज्जती करते हो, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की बल्कि उसे आगे बढ़ने दिया। वो मुझे पकड़कर खींचने लगी। मैंने आहिस्ता से कहा, और ज्यादा हंगामा करो, मुझे मारो। इसके साथ ही नजर बचाकर मैंने कांता को आंख मारी। वो मेरा इशारा समझ गई और वहां रखी हुई मुख्तलिफ चीजें उठा उठा कर मुझ पर फेंकने लगी। उसके साथ ही वो गला फाड़ फाड़ कर चीख रही थी। राइफल वाला झुंझला कर बोला, बंद करो ये हंगामा। मैं कांता के फेंके हुए गिलास से बचते हुए बोला, अरे यार, इस पर पागलपन के दौरे पड़ते हैं। राइफल वाला गुर्राया, एक गोली में इसका सारा पागलपन निकल जाएगा। फिर वो टपट कर बोला, ए लड़की, होश में आ जाओ वरना। उसकी बात अधूरी रह गई क्योंकि इस मर्तबा कांता ने पानी का जो जग मुझे मारने के लिए उठाया था जाविया बदल कर राइफल वाले के मुंह पर दे मारा।
इस मर्तबा बचते बचते भी वो मार खा गया और जग का पैंदा उसकी पेशानी पर पड़ा। लम्हे भर को वो बौखला कर रह गया। मैं उससे कुछ फासले पर था, अलबत्ता तैमूर और विजय उसके बिल्कुल नजदीक थे। विजय ने हैरत अंगेज फुर्ती का मुजाहरा किया और गोया उड़ता हुआ राइफल वाले पर जा पड़ा। फिर मैं विजय का एक्शन देखकर हैरान रह गया। उसने दाएं हाथ से राइफल की नाल पकड़कर ऊपर उठाई, बाएं हाथ से उसके मुंह पर जोरदार पंच मारा और दायां घुटना पूरी कुव्वत से उसके पेट में दे मारा। राइफल वाला तकलीफ से दोहरा हो गया। विजय ने झटके से एक तरफ राइफल छीनी और बाएं हाथ से उसके जबड़े पर एक हुक मारा। उसकी राइफल विजय के हाथ में आ गई और वो पहलू के बल फर्श पर गिर पड़ा। फिर विजय की जोरदार किक ने उसे पीछे की तरफ उलट दिया। विजय ने उसके सीने पर पांव रख कर राइफल उसकी पेशानी से लगा दी और सफाक लहजे में बोला, तूने हमारी ताकत का बहुत गलत अंदाजा लगाया। तू हमारे ही ठिकाने पर आकर हम ही को धमकियां दे रहा था। बोल कैसे मरना पसंद करेगा, राइफल की गोली से या मेरे हाथों से? राइफल वाले की हालत गैर हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो चंद लम्हों का मेहमान हो। यह भी बहुत बड़ी बात थी कि वो होश में था, वरना जिस बेदर्दी से विजय ने उसे मारा था, अगर किसी बैल या घोड़े को मारा जाता तो वो भी हलाक हो जाता। अभी वो राइफल वाले से बात कर ही रहा था कि तैमूर ने बिजली किसी तेजी से झपट कर राइफल विजय के हाथ से छीन ली। फिर पीछे हटकर उसने राइफल दोनों सिरों से हाथों में पकड़ ली और उसे घुटने पर मार कर दरमियान से तोड़ दिया। ये सब एक सेकंड के अंदर अंदर हो गया। दूसरे लम्हे उसने विजय पर छलांग लगाई और उसे रगेदता हुआ दूर तक ले गया। मैंने चीख कर उसे आवाज दी, तैमूर रुक जाओ, मगर तैमूर ने शायद मेरी आवाज सुनी ही नहीं। उस पर इस किस्म का जुनून कभी कभी ही तारी होता था। ऐसा लग रहा था जैसे वो विजय को खत्म कर देना चाहता हो। मैंने महसूस किया कि विजय सिर्फ अपना दिफा कर रहा है, हमला नहीं कर रहा। फिर देखते ही देखते तैमूर ने टक्कर मार कर विजय को लहूलुहान कर दिया। मैं आगे बढ़कर दोनों के दरमियान हायल हो गया और तैमूर को पीछे धकेल कर बोला, क्या हो गया है तुम्हें? मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही। विजय की नाक से खून बह रहा था। तैमूर की टक्कर से उसके होंठ भी फट गए थे, मगर हैरत अंगेज तौर पर वो पुरसुकून था। तैमूर बिफर कर बोला, मैं देखता हूँ ये कितना बड़ा फाइटर है। मैं झुंझुला कर बोला, आखिर अचानक हुआ क्या? तैमूर ने कहा, ये लोग समझते हैं कि हमें अपनी कैद में रख सकते हैं। मैंने कहा, इनसे हम बाद में निमट सकते हैं। फौरी तौर पर तो इस खतरे से निमटना है जो हमारे सरों पर मंडला रहा है। ये आदमी जो राइफल लिए दंदनाता चला आया है, तुम्हारे ख्याल में यहाँ तन्हा आया होगा? इसके मजीद साथी भी होंगे। राइफल वाले ने हाँपते हुए कहा, बहुत देर में होश आया मिस्टर कामरान। वो अभी तक जमीन पर पड़ा हुआ था। फिर बोला, इस बंगले को चारों तरफ से घेर लिया गया है और तुम में से एक आदमी भी बचकर नहीं जा सकता। विजय ने तलखी से कहा, अभी तेरे होश ठिकाने नहीं आए। अब तेरी जबान से एक लफ्ज भी निकला तो जबान ही गुद्दी से खींच लूंगा। हुमायूं मिर्जा ने कहा, विजय तुम कुछ आदमियों को छत पर भेजो ताकि वो इर्द गिर्द का जायजा ले सकें। मैं प्रकाश को बाहर भेजता हूँ, वो बाहर से बंगले का जायजा लेकर आएगा। मैंने कहा, किसी भी आदमी को बाहर भेजने में जल्दबाजी मत करो हुमायूं मिर्जा। पहले ये तो मालूम करो कि इतने लोगों की मौजूदगी में ये मरदूद यहाँ राइफल समेत कैसे आया। मेरी बात सुनकर हुमायूं मिर्जा बुरी तरह चौंक उठा। फिर पुरख्याल अंदाज में बोला, हाँ विजय, ये अंदर कैसे आया? विजय ने नजरें झुकाकर कहा, ये मेरी ही ढील का नतीजा है बॉस। हुमायूं मिर्जा फाड़ खाने वाले लहजे में बोला, क्या मतलब? विजय ने कहा, ये मोहन का दोस्त है, अक्सर उसके पास आता रहता है, इसलिए मैंने इस पर कोई रोक टोक नहीं की। हुमायूं मिर्जा ने कहा, मगर यहाँ तक पहुँचने के लिए तो। विजय ने नदामत भरे लहजे में कहा, आई एम सॉरी बॉस, जब मैं ही इसके आने पर रोक टोक नहीं करता तो दूसरे लोग कैसे कर सकते हैं? मैंने चौंक कर कहा, अब तुम जाकर जरा मोहन की खैरियत मालूम करो। बाहर से ये राइफल लेकर नहीं आया होगा, बल्कि इसने यहीं किसी से छीनी होगी। हुमायूं मिर्जा ने मेरी तायद की, बोला, तुम ठीक कहते हो। इसके हाथ में अगर राइफल होती तो सिक्योरिटी वाले इसे किसी कीमत पर अंदर दाखिल न होने देते। फिर वो कुछ सोचकर बोला, और देने वाले ने इसे राइफल गिफ्ट तो नहीं की होगी? हुमायूं मिर्जा अचानक खड़ा हो गया और सर्द लहजे में बोला, तुम्हारी गफलत से अगर मेरे एक आदमी को भी नुकसान पहुंचा तो तुम भी नहीं रहोगे। विजय ने कहा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बॉस। मैं हुमायूं मिर्जा बुरी तरह धाड़ा, शट अप, तुम यही रहो, मैं देखता हूँ। ये कहकर वो तेज कदमों से बाहर निकल गया। राइफल लेकर आने वाला उठने की कोशिश कर रहा था, मगर उठ नहीं पा रहा था। शायद उसकी कोई हड्डी वगैरह टूट गई थी। विजय शदीद टेंशन में था। वो अचानक राइफल वाले की तरफ मुड़ा और बोला, मुझे सच सच बता गोपाल, तूने वो राइफल कहाँ से ली? वो कराहते हुए बोला, वो तो अभी मालूम हो ही जाएगा। इसमें सच या झूठ बोलने से क्या फर्क पड़ेगा? विजय चीख कर बोला, फर्क पड़ेगा, जिंदगी और मौत का फर्क पड़ेगा। अगर तूने किसी आदमी को नुकसान पहुंचाया है तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मरने से पहले कम से कम तुझे जरूर ठिकाने लगाऊंगा। गोपाल का चेहरा एकदम तारीख हो गया। उसे शायद अब तक अपनी जिंदगी का यकीन था। इसका मतलब यही था कि उसके हाथों कोई आदमी हलाक जरूर हुआ है। चंद मिनट के बाद हुमायूं मिर्जा लौट कर आया। वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ 2 आदमी और थे।
उन दोनों के चेहरों पर भी वहशत और दरिंदगी थी। दोनों के सर गठे हुए और जिस्म गेंडे की तरह मजबूत थे। उनमें से एक के हाथ गैर मामूली तौर पर बड़े थे। वो दोनों रोबोट्स की तरह खामोशी से एक तरफ खड़े हो गए। हुमायूं मिर्जा का चेहरा गुस्से की शिद्दत से मस्ख हो रहा था। उसने गजबनाक अंदाज में कहा, विजय, तेरी वजह से मेरे 2 बेहतरीन आदमी मारे गए। अब तेरे जिंदा रहने का कोई जवाज नहीं है। फिर वो मुड़कर अपने साथ आने वाले गंजों से मुखातिब हुआ, मैं इसे तुम लोगों के हवाले कर रहा हूँ। अपना बचाव करना इसका हक है। अब ये इसकी किस्मत है कि ये जिंदा रहे या तुम दोनों। उन दोनों ने कहा, ओके बॉस, और वो कीनातोज नजरों से विजय को घूरने लगे। विजय जल्दी से बोला, 1 मिनट बॉस, मेरी एक रिक्वेस्ट है। मैं इस हरामजादे गोपाल को अपने हाथों से खत्म करना चाहता हूँ। हुमायूं मिर्जा ने इनकार कर दिया, बोला, नहीं, मैं अभी इससे पूछगिछ करना चाहता हूँ। मैंने हुमायूं मिर्जा से कहा, क्या तुम अपने मजीद 2 आदमी जाया करना चाहते हो? तुम अच्छी तरह जानते हो कि विजय इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। हुमायूं मिर्जा मेरी बात पर मुस्कुराया, बोला, तुम इन दोनों को क्या समझते हो? उसका इशारा गंजों की तरफ था। वो बोला, इनमें से एक ही विजय जैसे 10 फाइटर्स पर भारी है। मैंने कहा, मैं ये नहीं मान सकता, और अगर ऐसा है भी तो ये कहाँ का इंसाफ है कि 20 आदमियों को एक आदमी से लड़ाया जाए। अगर इनमें से एक ही काफी है तो फिर 2 आदमियों की क्या जरूरत है? न जाने क्यों मुझे विजय से हमदर्दी हो गई थी। हुमायूं मिर्जा ने कहा, चलो यूं ही सही। फिर वो उस गंजे की तरफ मुड़ा जिसके हाथ गैर मामूली तौर पर बड़े थे। बिला मुबालगा वो अपने एक हाथ से मेरे दोनों हाथ पकड़ सकता था। हुमायूं मिर्जा उससे मुखातिब हुआ, रंगू, अब तू अकेला इसे मारेगा और यहीं इन लोगों के सामने मारेगा। रंगू ने झुककर अदब से कहा, ओके बॉस। हुमायूं मिर्जा उस लम्हे मुझे पुलिस कमिश्नर की बजाय किसी दहशतगर्द तंजीम का लीडर लग रहा था, जिसकी नजरों में इंसानी जिंदगी की कोई वक़्त नहीं। रंगू ने अचानक विजय पर छलांग लगाई, मगर अपने ही जोर में दूर तक भागता चला गया, क्योंकि विजय फुर्ती से एक तरफ हट गया था। एक दफा उसने अपने पैर फैला लिए थे, इसलिए बचने के बावजूद विजय उसके फैले हुए पैर की जद में आ गया और उलटकर पीछे गिरा। मगर गिरते गिरते उसने रंगू की टांग पकड़कर घसीट ली। रंगू हाथों के बल जमीन पर गिरा, फिर हाथों पर ही दौड़ता हुआ वहां से दूर निकल गया। फिर वो बंदर की तरह कलबाजियां खाता हुआ विजय की तरफ बढ़ा, मगर चंद कदम के फासले पर रुक गया। विजय गौर से उसके पैरों का जायजा ले रहा था। फिर रंगू जूं ही हरकत में आया, विजय हवा में उछला और रंगू के सीने और चेहरे पर जोरदार किक्स लगाने में कामयाब हो गया। रंगू लड़खड़ा कर रह गया। रंगू के हलक से खौफनाक किस्म की गुर्राहट बुलंद हुई और उसने झपट कर विजय की गर्दन दबोच ली। मैंने देखा कि रंगू सिर्फ एक पैर पर खड़ा था, उसका दूसरा पैर नाकारा हो चुका था। विजय ने पूरी कुव्वत से उसके पेट में घुटना मारा। वो कर्बनाक अंदाज में गुर्राता हुआ पीछे हटा तो मैंने उसके मुंह पर किक मारी। फिर ताबड़तोड़ कई राउंड किक्स मारकर उसका चेहरा बिगाड़ दिया। फैसला कुन वार विजय ने उसके दूसरे घुटने पर किया। रंगू कटे हुए दरख्त की तरह धम से फर्श पर गिरा तो विजय ने उछलकर दोनों पैरों में उसकी गर्दन फंसा ली। ये शायद उसका मखसूस दाव था, क्योंकि यही दाव उसने मुझ पर भी आजमाया था। फिर उसने झुककर दोनों हाथों से उसके कंधे के जोड़ों पर इतनी खौफनाक जरब लगाई कि रंगू मछली की तरह तड़पने लगा। उसके लहजे में तंज था। बोला, बॉस की इजाजत हो तो मैं इसकी गर्दन तोड़ दूं। इससे पहले कि हुमायूं मिर्जा कोई जवाब देता, दूसरा गंजा गोया उड़ता हुआ विजय की तरफ बढ़ा। मैं झपट कर विजय के सामने आ गया। नो। गंजा रुक कर हुमायूं मिर्जा की तरफ देखने लगा, गोया पूछ रहा हो कि इसे भी ठिकाने लगा दूं। मैंने तल्ख लहजे में कहा, अपने अल्फाज पर कायम रहो हुमायूं मिर्जा। तुम्हारे 10 आदमियों को तो विजय ने अधमुआ कर दिया, अब क्या चाहते हो? हुमायूं मिर्जा ने कहा, मैं अब भी अपने अल्फाज पर कायम हूँ। मैं विजय की मौत का फैसला सुना चुका हूँ। मैंने कहा, मगर वो कंडीशनल था। विजय को अपनी जान बचाने का हक तो है ना? वो सर्द लहजे में बोला, मैं इसे कब रोक रहा हूँ जान बचाने से? मैं बराह रास्त गंजे से मुखातिब हुआ, कहा, पीछे हटो वरना मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि दूसरों के लिए इबरत बन जाओगे। उसके बावजूद वो पीछे नहीं हटा। मैंने उसके मुंह पर इतना जोरदार थप्पड़ मारा कि वो उलटकर फर्श पर जा गिरा। गंजा बिजली के कौंदे की तरह लपक कर उठ खड़ा हुआ। वो मुझ पर हमला करना ही चाहता था कि हुमायूं मिर्जा चीख कर बोला, रुक जाओ। गंजा रोबोट की तरह साकित हो गया। हुमायूं मिर्जा गहरा सांस लेकर बोला, ओके कामरान, ये पहला मौका है कि मैं तुम्हारे कहने पर विजय को माफ कर रहा हूँ। मैंने कहा, थैंक यू। फिर मैंने चौंक कर कहा, गोपाल बता रहा था कि बंगले को उसके आदमियों ने घेर लिया है और तुम इन झगड़ों में उलझे हुए हो। हुमायूं मिर्जा ने कहा, अब इस बंगले में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये बंगला नाकाबिले तस्खीर है। इसके मेन गेट और बाउंड्री वॉल के ऊपर लगे हुए खारदार तारों में 440 वोल्ट का करंट दौड़ रहा है। मैंने सारे कुत्ते खोलने का हुक्म दे दिया है और बंगले के मुख्तलिफ हिस्सों में मुसल्ला गार्ड्स मौजूद हैं। विजय की हिमाकत से गोपाल यहाँ घुस आया है, वरना यह मुमकिन नहीं है। फिर वो हंसकर बोला, बहरहाल अब विजय तुम्हारे ही डिस्पोजल पर है। तुम कहोगे तो ये तुम्हारे साथ रहेगा
वरना कम से कम 1 साल तक मैं इसे कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपूंगा। मैंने हंसकर कहा, ठीक है, फिर ये मेरे ही साथ रहेगा। हुमायूं मिर्जा गंजे रोबोट से मुखातिब हुआ, रंगू को यहाँ से ले जाओ और इसे फर्स्ट एड दो। गोपाल को भी फर्स्ट एड की जरूरत है। फिर वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ, बोला, खासी एक्सरसाइज हो गई है, मेरे ख्याल में कॉफ़ी के साथ कुछ खा लिया जाए। मैंने कहा, मुझे कॉफ़ी की बिल्कुल तलब नहीं है, बस फौरी तौर पर यहाँ से निकलना चाहता हूँ। हुमायूं मिर्जा खुशामदाना लहजे में बोला, कामरान प्लीज अपनी जिद छोड़ दो, तुम यहाँ कैदी नहीं हो, बाहर तुम्हारी जान को खतरा है। ये जो इस बंगले को लोगों ने घेर रखा है सिर्फ तुम्हारी वजह से है, वो तुम्हारी जान के दुश्मन हैं। मैंने तल्ख लहजे में कहा, मेरी दुश्मन तो हुकूमतें भी हैं हुमायूं मिर्जा, तो क्या मैं किसी बिल में छुप कर जिंदगी गुजार दूं? हुमायूं मिर्जा झुंझला कर बोला, तुम आखिर मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैंने कहा, अच्छा चलो यही बता दो कि वो कौन लोग हैं और मुझसे क्या चाहते हैं। मुझसे दुश्मनी का कोई जवाब तो जरूर होगा। तुम्हें जब ये मालूम है कि वो लोग मेरे दुश्मन हैं, तो ये भी जरूर जानते होगे कि वो कौन लोग हैं और मेरे दुश्मन क्यों हैं। मैंने हुमायूं मिर्जा की आंखों में देखा, मेरे सवाल पर वो नजरें चुराने लगा। फिर झिझक कर बोला, वो यहाँ की बहुत बड़ी माफिया के लोग हैं। मैंने कहा, उन लोगों का, उनकी माफिया का कोई नाम तो होगा। फिर मैं तैमूर से मुखातिब हुआ, चलो तैमूर, यहाँ मजीद वक्त जाया नहीं करना चाहिए। तैमूर और कांता एकदम तैयार हो गए। अचानक मुझे उस सामान का ख्याल आया जो हमारी गाड़ी में था। हुमायूं मिर्जा ने कहा था कि मैंने गाड़ी सर्विस के लिए भेज दी है, मगर मुझे यकीन था कि इस बात में भी सदाकत नहीं थी। मुझे वहां रोकने के लिए उसने झूठ बोला था। मैंने हुमायूं मिर्जा से कहा, मुझे अपनी गाड़ी भी चाहिए। वो बोला, तुमने जाने का फैसला कर ही लिया है तो सुनो, बम्बई के खान के साथ दाऊद इब्राहिम दोनों ही तुम्हारी तलाश में हैं। खान फिर भी माकूल आदमी है, मगर दाऊद इब्राहिम से किसी चीज की तवक्को मत रखना। मैंने उलझ कर कहा, मैं किसी से कोई भी तवक्को क्यों रखूंगा? वो बोला, इसलिए कि यहाँ से निकलते ही उन दोनों में से किसी न किसी के आदमी तुम्हें उठा लेंगे और अपना काम निकालना चाहेंगे। मैंने कहा, मुझे उठाएंगे और मैं उठ जाऊंगा? वही काम तुम भी तो कर रहे हो। मुझे भी अपने ही मतलब के लिए रोक रखा है। खान साहब ने भी हर मुश्किल और आड़े वक्त में मेरा साथ दिया है। अगर उन्हें मेरी जरूरत है तो मैं इनकार नहीं करूंगा। हुमायूं मिर्जा चीख कर बोला, बस यही तो मैं नहीं चाहता। वो तुम्हें तिजारती मकसद के हुसूल की खातिर इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहा, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हो हुमायूं मिर्जा? मेरा नाम कामरान है और मैं अपना अच्छा बुरा खुद समझता हूँ। फिर मैंने हंसकर कहा, अगर वाकई बाहर वो लोग हैं तो फिर मुझे कोई खतरा नहीं है। वो तो मुझे जिंदा और सही सलामत ले जाएंगे। तुम मेरी गाड़ी निकलवाओ। हुमायूं मिर्जा ने गोया हथियार डाल दिया और बोला, उसके बावजूद तुम्हें दाऊद इब्राहिम से होशियार रहना होगा। वो सफाक आदमी है और पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। मैंने सपाट लहजे में कहा, मालूमात का शुक्रिया, मैं इन बातों का ध्यान रखूंगा। वो बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी पोर्च में मंगवा लेता हूँ, तुम्हारा सामान भी उसमें मौजूद है। फिर उसने कमरे से निकलकर अपने किसी आदमी को गाड़ी लाने की हिदायत की और वापस कमरे में आ गया। विजय ने झिझकते हुए कहा, कामरान साहब, अगर कोई एतराज ना हो तो मुझे भी साथ ले चलें। मैंने हंसकर कहा, मुझे तो कोई एतराज नहीं है, मगर तुम्हारे बॉस को जरूर होगा। विजय बोला, बॉस के लिए मैं नाकारा हो चुका हूँ। यूं भी इन्होंने मुझे आपको डिस्पोजल पर दे दिया है, इन्हें भला क्या एतराज होगा? मैंने हंसकर कहा, अगर ये बात है तो चलो, मगर ये बात ज़हन में रखना कि हम तफरी के लिए किसी हिल स्टेशन पर नहीं जा रहे। हमारे तो दिन रात मौत से लड़ते हुए गुजरते हैं। हमारा रास्ता बहुत कठिन है। विजय ने कहा, मैं जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। मैं भी कोई नवाबजादा नहीं हूँ, न मेरा बाप कोई सनतकार है। मेरी जिंदगी भी झोंपड़ों और फुटपाथ पर गुजरी है। मैं हर किस्म की सख्ती झेलने का आदी हूँ, मुझे भला क्या तकलीफ होगी? तभी हुमायूं मिर्जा के आदमी ने आकर इत्तला दी, गाड़ी पोर्च में पहुंचा दी गई है बॉस।